इमामदीन गांव का खिदमतगार था। चौधरी के हवेली का हर शख्स उस पर हुक्म चलाता था और वो सबकी खिदमत करता था। उसका पेशा ही खिदमत करने का था। बात खुशी की हो तो इमामदीन को बुलाया जाता कि चल भाई, सब अजीज़ों रिश्तेदारों को न्योता पहुंचा। और इमामदीन गांव-गांव पैदल, कभी साइकिल पर सारे दिन फिरता रहता। वो पूरे गांव के लोगों के रिश्तेदारों को जानता था। उसको बताने की ज़रूरत नहीं थी कि कहाँ कहाँ जाना है, और अगर खबर मौत मैयत की पहुंचाना हो तो इमामदीन की ड्यूटी शुरू। यही खिदमत उसकी रोज़ी थी। इस खिदमत के बदले उसको साल भर के लिए अनाज मिल जाते थे और खुशी के मौके पर कपड़े भी बन जाते थे। वक्त काम का हो और इमामदीन ना आए, ये किसी को बर्दाश्त नहीं था। इमामदीन इंसान था, बीमार वो भी हो सकता था, घरेलू परेशानी उसको भी हो सकती थी, मगर ये किसी को पसंद नहीं था कि इमामदीन काम के वक्त उनके पास ना हो। इमामदीन के भी बच्चे थे, उसकी बीवी भी खिदमत करती थी। बच्चे ज़रा होशियार हुए तो वो भी खिदमत करने लगे। ये गांव की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है कि एक ना एक घराना ऐसा होता है जो पूरे गांव की खिदमत करता है। तो इमामदीन भी अपने गांव का ऐसा ही खिदमतगार था। ये गांव पंजाब में मंडी बहाउद्दीन के करीब था। उस गांव के चौधरी उमर दराज खान थे। बहुत मशहूर आदमी थे और दीगर चौधरियों के मुकाबले में रहमदिल भी थे, मगर थे तो चौधरी अपना रोब रखने को बहुत से काम करते थे। उनकी औलाद में उनका एक बेटा फ़खर शेर था, जो कि ज़्यादातर लाहौर में रहा करता था और उसे छोटा गांव में रोब झाड़ता रहता था। बाप के मुकाबले में ये बहुत बददिमाग था। इसके अंदर चौधराहट कूट कूट कर भरी थी। चौधरी के दर पर इमामदीन की रोज़ हाजिरी लगती थी और जो काम होता करना पड़ता था। इसके अलावा गांव के और लोगों के काम अलग थे। इमामदीन का बाप भी यही करते करते मर गया था। उसकी जगह इसने ले ली थी और इसके बाद उसके बच्चे भी यही करेंगे, इसलिए उसने अपने 2 लड़कों को अभी से साथ रखना शुरू कर दिया था। आखिर मेरे बाद इनको ही मेरी जगह लेनी है। गांव में मगरिब के बाद रात हो जाती है। सुबह लोग जल्दी उठते हैं, इसलिए सोते भी जल्दी हैं, मगर मौत ना रात देखती है ना दिन, शहर देखती है ना गांव। रात 8 बजे किसी ने इमामदीन का दरवाज़ा पीट डाला। इमामदीन की अभी आंख लगी ही थी कि वह हड़बड़ा कर उठ गया। दरवाज़ा खोलकर पूछा, क्या बात है? चौधरी साहब का नौकर उसके सामने खड़ा था। बोला, जल्दी चल, चौधरी ने बुलाया है। इमामदीन घबराकर बोला, की गल है इस वेले, खैर तो है? नूरा बोला, मुझे पता नहीं, तू जल्दी कर। इमामदीन उसके साथ चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर आकर बोला, तू अंदर चल, चौधरी बैठा है। इमामदीन अंदर चला गया। बड़े कमरे में चौधरी बैठा था। इमामदीन को देखकर बोला, ओए इमामू, चल नस के जा। तू दाई सूदा को जानता है, उसको जल्दी ले आ, बहुत ज़रूरी काम पड़ गया है। इमामदीन ने कहा, ठीक है जी, जाता हूँ, पर उसका पिंड 7 कोस पर है। साइकिल मिल जाती तो सूदा को भी उस पर बिठा कर ले आता। ओए, तुझे सवारी की बुरी आदत पड़ गई है, जिधर भी जाता है पहले सवारी मांगता है। चौधरी बोला, नहीं जी, मैं अपने वास्ते नहीं मांगता, माई को भी लाना होगा। इमामदीन डरते डरते बोला, चल ठीक है, मुंशी को कह दे, वो कर देगा बंदोबस्त। चल अब जल्दी चलने वाली गल कर। इमामदीन हवेली से बाहर आया तो नूरा खड़ा था। वो बोला, नूरा, मुंशी कहाँ है? मुंशी तो घर चला गया। नूरा बोला, चौधरी ने कहा है वो साइकिल का बंदोबस्त कर देगा, दूर जाना है अभी। इमामदीन बोला, तुम मुंशी के भरोसे ना रहना, वो तेरी रात खराब कर देगा और सर पर तेरी आ जाएगी। चौधरी को कह देगा कि तू उसके पास साइकिल को आया ही नहीं, सारी बला तेरे सर आ जाएगी। मेरी मान तो खुद कुछ कर ले, अगर ना हो तो पैदल निकल ले, सवेरे तक तो आ ही जाएगा। नूरा ने बताया, यार मैं किसको बोलूं, गांव भर में 2-3 तो साइकिल हैं, वो मुझे क्यों देंगे? इमामदीन बोला, तो फिर भूल जा साइकिल को और चल पड़ अल्लाह का नाम लेकर। नूरा ने कहा और इमामदीन चल पड़ा। 2 गांव और एक नहर क्रॉस करने के बाद माई सूदा का गांव था। रात भी अंधेरी थी और गांव के बाहर आते ही उसे अंदाज़ा हो गया कि बेटा आज बुरे फंसे। साएं साएं करती रात में वो पगडंडी पर चला जा रहा था। हाथों में उसके एक लाठी थी। इमामदीन बुज़दिल नहीं था, गांव का रहने वाला था, मगर आज उसको ऐसा लग रहा था कि ज़रूर कुछ होने वाला है। उसकी छठी हिस्स उसको बेदार कर रही थी और वो बड़ा चौकन्ना था। पगडंडी के दोनों तरफ खेत थे, इस वजह से अंधेरा कुछ और गहरा हो रहा था। उसकी रफ्तार भी तेज़ थी क्योंकि उसको वापस भी आना था, और वो भी एक औरत के साथ। अगर वो आहिस्ता चलेगा तो सुबह तक वापस नहीं जा पाएगा। गांव की हद से वो आगे चला गया। कुछ कीकर के झुंड थे और उसको उनमें से गुजरना था। इसके बाद फिर रास्ता साफ था। कीकर के झुंड घुप अंधेरे में थे और रास्ता उनके अंदर से था। उस अंधेरे में हाथ को हाथ नजर नहीं आता था, मगर इमामदीन उस रास्ते पर झुंडों में घुस गया। उसके अंदर जाते ही कुछ जानवर इधर उधर भागे। वो भी चौंक पड़ा, मगर रुका नहीं। उसके कदम बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगे। 3-4 मिनट में वो कीकरों से बाहर आ गया। बाहर आकर उसे ज़रा रोशनी का एहसास हुआ। फिर फौरन ही वो चौंक पड़ा। किसी ने उसका नाम लेकर आवाज़ दी थी और आवाज़ किसी औरत की थी। आवाज़ कीकरों में से आ रही थी।
इमामदीन ने और तेज कदम उठाना शुरू कर दिए, मगर आवाज़ उसको आती रही। इमामदीन रुका नहीं, चलता रहा। फिर आवाज़ सुनाई दी, इमामदीन ज़रा गल तो सुन ले। अरे देख तो, 1 मिनट तो रुक जा, मैं कब से तेरे लिए तड़प रही हूँ। मगर इमामदीन की चाल में फ़र्क ना आया और वो आगे बढ़ता रहा। जब वो काफ़ी दूर निकल गया तो पीछे से आने वाली आवाज़ से जान छूट गई। लेकिन जब वो कुछ और आगे बढ़ा तो आवाज़ फिर आई, ओए जालमा, मेरी गल तो सुन ले। हाय, मैं तेरी खातिर दरबदर हो रही हूँ, एक बारी तो देख ले। मगर इमामदीन ने मुड़कर नहीं देखा। वो जानता था कि मुड़कर देखना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। रात के सन्नाटे में औरत की आवाज़ साफ आ रही थी। वो बराबर बैन कर रही थी, फरियाद कर रही थी, रो रही थी। उसने पूरे ड्रामे कर लिए, मगर इमामदीन पत्थर का बना हुआ था। अब नहर का पुल आने वाला था। औरत की आवाज़ में बड़ा दर्द पैदा हो गया था। उसके रोने की आवाज़ अब भी आ रही थी। उसका अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे उसका शौहर नाराज़ होकर उसको छोड़कर जा रहा हो। आखिर नहर का पुल आ गया। पुल के पास एक बड़ा बरगद का दरख्त था। उस दरख्त के नीचे पुल का चौकीदार सो रहा था। इमामदीन उसके पास पहुंचा तो वो उठकर बैठ गया। ओए, तू कौन है और इस वेले क्यों आया है? इमामदीन बोला, मैं इमामदीन हूँ और ज़रूरी काम से नहर के परले एक गाँव जा रहा हूँ। ये सुनकर चौकीदार बोला, वो तेरे नाल जो औरत थी वो किधर है? इमामदीन बोला, मैं तो अकेला हूँ यार, मेरे पीछे पता नहीं कौन लगी है, जान नहीं छोड़ती। तू मुझे उधर निकाल दे, उसको ना आने देना। मेरे साथ मखौल ना कर, तू ज़रूर किसी औरत को लेकर भाग रहा था। चौकीदार बोला, तो फिर वो मेरे साथ ना होती, तो उसको अपने पास रख ले। मुझे जाने दे, ज़रूरी काम है और ये काम चौधरी का है, वापस भी आना है। इमामदीन बोला, अच्छा ठीक है, तू चला जा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। चौकीदार बोला और इमामदीन पुल पार कर गया। इसके बाद उसको आवाज़ें नहीं आईं और वो माई सूदा के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने चौधरी का पैगाम उसको दिया और कहा, अभी तुझे मेरे साथ चलना है। माई सूदा के घर में एक लालटेन चल रही थी और उसकी रोशनी बहुत कम थी। इमामदीन ने देखा माई सूदा जवान औरत थी, कद लंबा और जिस्म भरा हुआ था, मगर कम रोशनी में उसके नकूश साफ नजर नहीं आ रहे थे। उसने नींद भरी आवाज़ में कहा, तू ऐसा कर, इधर ही रुक जा, सवेरे चलेंगे। इमामदीन बोला, चौधरी का हुक्म है, अभी जाना है, मैं रुक नहीं सकता। तुझे पता है कितनी मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ। अच्छा तो फिर चल। वो तैयार हो गई। उसने बाहर आकर दरवाजे को ताला लगाया और उसके साथ चल पड़ी। वो उसके पीछे चल रही थी। इमामदीन की रफ्तार बहुत तेज थी। कभी कभी उसको रुककर माई का इंतजार भी करना पड़ता था। गांव के बाहर आते ही वो बोला, तू मेरे साथ चल, पीछे ना रह जाना। मैं तेरी चाल का मुकाबला कैसे करूं? तू तो भाग भाग रहा है। वो हंसकर बोली, तो फिर तू भी भाग मेरे साथ। इमामदीन बोला, तू जरा आराम से चल, इतनी जल्दी क्या है? वो बोली, जल्दी मुझे नहीं, चौधरी को है, देर हो गई तो मुसीबत खड़ी कर देगा। इमामदीन बोला, मैं और ज्यादा तेज नहीं चल सकती। वो बोली, पर साथ तो चल, तुझे नहीं पता कि नहर के पार एक नई आफत मिलेगी। इमामदीन बोला, ले, तूने तो मुझे डरा ही दिया। सूदा ने कहा, बात डरने की तो है, मगर फिक्र न कर, मैं तेरे साथ हूँ। इमामदीन बोला, अरे इतनी रात में जिमीदार को क्या मुसीबत पड़ गई, सवेरे बुला लेता। सूदा ने कहा, मुझे क्या खबर क्या मुसीबत पड़ गई, मैं तो हुक्म का बंदा हूँ। इमामदीन बोला, तो फिर साइकिल ले आता। सूदा बोली, कहाँ से ले आता? इमामदीन बोला, ले, वो नहर वाला पुल तो नेड़े आ गया है। सूदा बोली। पुल पर आते ही इमामदीन ने चौकीदार को आवाज़ दी। चौकीदार जाग रहा था, बोला, आ गया है, तू ठहर जा, दरवाज़ा खोलता हूँ। चौकीदार ने दरवाज़ा खोल दिया और सूदा को देखकर बोला, ओए, तू तो अकेला गया था, ये कौन है? ये सूदा दाई है, चौधरी ने इसको लेने तो भेजा था, कुछ ज़रूरी काम है। इमामदीन बोला, अच्छा ठीक है, चौधरी को कह देना मैं जाग रहा था। अच्छा कह दूंगा। इमामदीन बोला, 2-4 मिनट दम ले ले, बल्कि हुक्का गर्म है, लगा ले 2-4 सूटे। चौकीदार बोला, नहीं, वक्त नहीं है, सवेरे से पहले पहुंचना भी है। वो बोला और इमामदीन रुका नहीं और तेज तेज कदमों से आगे बढ़ गया। सूदा भी उसके पीछे चली, मगर उसकी तेजी का साथ ना दे सकी और पीछे रह गई। अंधेरे में कुछ सुझाई नहीं देता था। जल्दी कर माई, मेरे लिए क्या मुसीबत खड़ी करने लगी है। और वो खड़ा हो गया। सूदा जल्दी जल्दी उसके करीब आ गई, मगर कुछ बोली नहीं। मेरे नाल चल, अब खतरा शुरू होने को है, और कोई आवाज़ आए जवाब नहीं देना, पलट कर नहीं देखना है, समझ गई ना? इमामदीन बोला, ठीक है, तू चल, मैं तेरे नाल चलूंगी। सूदा बोली और सूदा उसके पहलू में चलने लगी। अंधेरी रात में सूदा का चेहरा इमामदीन को नजर नहीं आ रहा था, मगर अब उसकी चाल बहुत तेज थी। फिर वो उसके पीछे नहीं रही और किसी किस्म की आवाज़ भी नहीं आई। एक गांव करीब आ गया तो वो बोली, जरा दूर दूर और अंधेरे में चल, कुत्तों से मुझे डर लगता है। सूदा ने कहा, ए ले, कुत्तों से क्या डरना, मेरे पास लाठी है। गांव के करीब आकर वो फिर बोली, जरा दूर दूर चल। अरे तू फिक्र मत कर। मगर कुत्तों ने भी शायद ये सुन लिया था। वो टोली की शक्ल में खड़े हो गए और मुंह से बड़ी खौफनाक आवाज़ें निकालने लगे, मगर करीब ना आए। सब एक जगह ही रहे और वो दोनों दूर होते गए और कुत्तों की आवाज़ें कम होती गई।
दूसरे गांव में भी यही हुआ और वो उससे भी गुजर गए। इमामदीन हैरान था। जाते वक्त उसको जो आवाज़ें आई थी वो आवाज़ आते वक्त बिल्कुल ना आई और वो रात 4 बजे वापस आ गया और सीधा हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। चौकीदार को पता था। वो बोला, आ गया इमामू, सब ठीक है ना? इमामदीन बोला, हाँ सब खैर है। ये माई सूदा है, इसको अंदर पहुंचा दे। और मैं चला घर को। चौकीदार बोला, ठीक है तू घर जा, मैं इसको अंदर पहुंचा दूंगा। हवेली के अंदर माई सूदा का इंतजार हो रहा था। बड़ी मालकन की हालत खराब थी। वो बेचैनी से बिस्तर पर तड़प रही थी। 2-3 औरतें उसके करीब खड़ी थीं। बड़ी उम्र में माँ बनना उसके लिए बड़ा तकलीफदेह था। जिम्मेदार अलग परेशान चक्कर लगा रहा था। माई सूदा जिम्मेदारनी के पास गई तो औरतें दूर हो गईं। सूदा ने उसके पेट पर हाथ रखा और जिम्मेदार से बोली, बहुत देर कर दी, अब मैं क्या करूं? बच्चा तो मर गया है। तुझे इतनी जल्दी पता चल गया? जिम्मेदार बोला, यही काम है मेरा। अब तू जिम्मेदारनी की फिक्र कर। देख इसका चेहरा नीला पड़ रहा है, जहर इसके बदन में फैल गया है। मैं कुछ नहीं कर सकती। सूदा ने कहा, कुछ तो कर, इसकी जिंदगी तो बचानी है। जिम्मेदार बोला, कुछ नहीं होगा। जिम्मेदार जी, जहर ने काम कर दिया है। और सवेरा होने से पहले जिम्मेदारनी मर गई। जिम्मेदार की हवेली पर उदासी छा गई। पूरे गांव में ये खबर फैल गई और लोग आने लगे और इमामदीन कफन दफन के इंतजामात में लग गया। शाम को वो कुछ फारिग हुआ तो नए काम जिम्मे लग गए। दूर दूर से लोग आए थे, उनके खाने का इंतजाम करना था। फखर शेर भी आ चुका था और छोटा फारूक भी उदास उदास नजर आता था। जिम्मेदार के पास बहुत लोग मौजूद थे। खाने पीने का इंतजाम यूं तो इमामदीन के पास था, मगर फारूक भी आते जाते नजर मार लेता था। इमामू जरा जल्दी कर, सबने वापस भी जाना है। फारूक बोला, फिक्र न करो जी, बस तैयारी है, आप जब बोलो खाना तैयार है। इमामदीन ने कहा। रात तक खाने का सिलसिला चलता रहा। गांव के लोगों ने भी खाना खा लिया। इमामदीन खाना तैयार करवाता रहा। इमामदीन ने भी खाना खा लिया और घर वाली को भी भेज दिया। इसके बाद वो दीगर कामों में लग गया। हवेली में सब सो गए। दरवाजे पर चौकीदार भी ऊँग रहा था, मगर इमामदीन अपना काम कर रहा था। ना करता तो जिम्मेदार उसका सब खाया पिया निकाल देता। सारे काम तो कल्ला ही करता है। उसके कान में किसी औरत की आवाज़ आई। उसने पलट कर देखा तो अंधेरे में एक औरत खड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आया कि वो कौन है। बोला, तू कौन है? तू इतनी जल्दी भूल गया? मैं सूदा हूँ, तेरे नाल तो आई हूँ। तो फिर अंधेरे में क्यों खड़ी है? इधर आजा रोशनी में, मैंने तो तेरी सूरत अब तक नहीं देखी। इमामदीन बोला। सूदा लालटेन के पास आ खड़ी हुई और बोली, तेरे बड़े काम हैं, तू थकता नहीं? इमामदीन ने लालटेन की रोशनी में उसको देखा। सूदा 30 या उससे कुछ ऊपर की लगती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इमामदीन ने कभी किसी औरत पर बुरी नीयत से निगाह नहीं डाली थी, क्योंकि उसको अपनी हैसियत का एहसास था। मगर सूदा के चेहरे को देखकर उसके होश उड़ गए। वो उसको इतनी हसीन नजर आई कि वो मुसलसल उसको देखता रहा। उसने इतनी हसीन औरत जिंदगी में नहीं देखी थी। उसके हुस्न ने इमामदीन पर जादू सा कर दिया और वो इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर हो गया। वो जज्बात के अंधे कुएं में उतर गया। उसकी अकल उसका साथ छोड़ चुकी थी। वो भी उसके बिफरे जज्बात का पूरा पूरा साथ दे रही थी। सूदा की ख्वाहिश पर वो सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। जब शैतान अलग हुआ तो इमामदीन की अकल भी लौट आई। वो उठकर बैठ गया और बोला, ये क्या हो गया? किसी ने देख ना लिया हो? सूदा पड़े पड़े बोली, किसी ने नहीं देखा, तो फिक्र न कर। अच्छा तू अब जा, कोई आ गया तो मुश्किल हो जाएगी। इमामदीन बोला, तू मत डर, कुछ नहीं होगा, इधर कोई नहीं आएगा। सूदा ने कहा, मुझे बहुत काम करना है, घर भी जाना है। वो बोला, मैं तेरा काम करती हूँ, जल्दी हो जाएगा। सूदा ने कहा और इमामदीन के साथ वो भी काम करने लगी। सारे बर्तन अंदर पहुँचा दिए और इमामदीन बोला, अच्छा तू जा, मैं भी चलता हूँ। ठीक है, कल ज़रूर आना, सूदा बोली। इमामदीन तो उसके नशे में डूबा हुआ था। बोला, ठीक है। सूदा अंदर चली गई। चौकीदार बेखबर पड़ा सो रहा था। वो सीधी फारूक के कमरे में गई। वो बड़े से पलंग पर बेखबर सो रहा था। वो उसके पास जाकर लेट गई। उसके जिस्म की गर्मी ने फारूक को उठा दिया। उसने देखा कि एक निहायत खूबसूरत औरत उसके पास लेटी है। वो उठकर बैठ गया और बोला, तू कौन है और यहाँ क्यों आई है? औरत ने अंगड़ाई लेकर उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट दावते गुनाह थी। फारूक का दिमाग भग से उड़कर आसमानों पर चला गया। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो कटी पतंग की तरह उसके हाथ आ गई। फारूक दीवानावार औरत की खुशी में खुश हो गया और फिर सुबह तक सूदा उसके बिस्तर पर रही। जाते वक्त फारूक ने पूछा, तू कौन है? तो वो बोली, मैं सूदा हूँ। अब कब आएगी? फारूक ने पूछा। मैं यही हूँ, जब बोलेगा आ जाऊंगी। वो बोली। 3 दिन के बाद फखर शेर लाहौर चला गया और जो मेहमान आए थे वो भी सब रवाना हो गए। हवेली में गिनती के लोग रह गए। फारूक के पास सूदा रोज आती रही। कभी कभी इमामदीन भी उससे मिलता रहा। कुछ दिनों के बाद फारूक बीमार पड़ गया और उसको लाहौर जाना पड़ गया। उसका जिस्म बहुत कमजोर हो गया था। ऐसा लगता था कि उसके जिस्म का खून किसी ने निकाल लिया हो। लाहौर में उसका इलाज होने लगा। उसके जाने के बाद सूदा का रुख जिम्मेदार की तरफ हो गया। जिम्मेदार बीवी के मरने के बाद तन्हाई की जिंदगी गुजार रहा था।
सूदा एक रात जिमीदार के पास जाकर लेट गई। चंद मिनट के बाद जिमीदार की आंख खुल गई। वो उठकर बैठ गया। उसने सूदा की तरफ देखा जो आंखें बंद किए उसके करीब लेटी थी और उसके लेटने का अंदाज इस कदर होशरुबा था कि जिमीदार के पैर उखड़ गए और वह गुनाह के लिए कमर बस्ता हो गया और वह उस पर झुक गया। ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 माह गुजरे कि जिमीदार की हालत फारूक से बदतर हो गई और उसको भी लाहौर जाना पड़ गया। फखर शेर हैरान था। अभी फारूक ठीक नहीं हुआ कि अब्बा भी ऐसा ही मरीज बनकर आ गया। फारूक जवान था, बर्दाश्त कर गया और कुछ बेहतर हो गया, मगर जिमीदार का इंतकाल लाहौर के अस्पताल में हो गया। फखर का लाहौर में अब रहना मुश्किल था क्योंकि बाप का इंतकाल हो गया था। फारूक की हालत इस काबिल नहीं थी कि वो गांव में रहे। लाहौर में उसका इलाज चल रहा था। फखर शेर बड़ा समझदार था, ज्यादातर लाहौर में रहा था। गांव वालों की सादगी उसमें नहीं थी। फारूक की हालत देखकर ही वो शक में पड़ गया था। उसके बाद अब्बा की वही हालत उसने देख ली। दोनों की बीमारी एक जैसी थी कि उनके जिस्म में खून नहीं था। उसने गांव जाने की जल्दी नहीं की। उसका एक दोस्त दिल्ली से आया हुआ था। रहने वाला तो वो लाहौर का था, मगर दिल्ली गया तो वहीं का हो गया था। वो उसका बड़ा बेतकल्लुफ दोस्त था। फखर उसके पास चला गया। अमृत सिंह घर पर ही था। वो फखर को देखकर खुश हो गया। बोला, मैं तेरे पास आने वाला था, अच्छा हुआ कि तू खुद आ गया। वह शक्ल देखकर बातें करता है। तूने नहीं आना था, मुझे पता है। नहीं यार, मुझे आना तो था, मगर आते ही जायदाद के झगड़े में फंस गया हूँ। अमृत सिंह बोला, और मैं तुझसे बड़ी मुसीबत में हूँ। फखर बोला, पहले तू बोल, क्या चक्कर है? अमृत ने पूछा। यार बात यह है कि गांव से छोटा भाई आया था। वो बड़ा सख्त बीमार था। उसके बदन में खून नहीं था। ऐसा लगता था कि किसी ने उसका खून निचोड़ लिया है। बहुत बुरी हालत में आया था। यहाँ पर उसका इलाज कराया और अभी तक अस्पताल में है। 4 महीने होने को आए, अब भी उसकी हालत खतरे से बाहर नहीं है। इलाज जारी है। उसके आने के बाद 3 महीने बाद वालिद भी आ गए। वालदा के इंतकाल के वक्त वो ठीक थे। उनकी सेहत बहुत अच्छी थी, किसी किस्म की बीमारी नहीं थी। मगर फारूक के बाद वो लाहौर आए तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। जिस्म हड्डियों की माला था और जिस्म में खून की सख्त कमी थी। डॉक्टरों ने उन्हें खून दिया और हर तरह का इलाज किया, मगर उनकी कमज़ोरी दूर ना हुई और वह इंतकाल कर गए। डॉक्टरों ने बताया कि हैरत अंगेज़ तौर पर उनकी और फारूक की बीमारी एक ही थी। फारूक जवान है, बीमारी का मुकाबला कर रहा है। ऐसा लगता है जिस्म का खून निचोड़ लिया गया है। ना वालिद ने कुछ बताया, ना फारूक कुछ बताते हैं, और डॉक्टर इस राज को समझ नहीं पाए। मेरा ख्याल है दोनों के साथ कुछ न कुछ हादसा जरूर हुआ है। मैं गांव जाऊं और फंस जाऊं, ये नहीं चाहता। अब तू बता मैं क्या करूं? यार ये तो कुछ और ही चक्कर लगता है। मेरा ख्याल है अभी तो गांव ना जा। अमृत बोला, जाना तो पड़ेगा, कब तक नहीं जाऊंगा? सारी जिम्मेदारी बर्बाद हो जाएगी। फखर ने कहा, जरूर जाना, मगर जाने से पहले अपनी जान का बंदोबस्त कर लेना। अमृत बोला, साफ साफ बता क्या करना है? फखर ने पूछा। मुझे ये तो कोई हवाई मामला लगता है। किसी बंदे से कोई बंदोबस्त कराना पड़ेगा कि अगर कोई हवाई चीज़ है तो वो तेरे नेड़े ना लगे, और दूसरी कोई भी चीज़ का मुकाबला तो बंदा कर लेता है, मगर किसी पुरस्कार और नज़र ना आने वाली चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकता। उसका मुकाबला तो कोई इल्म वाला ही करता है। तू मेरे साथ चल, एक माई है, वो तुझे तावीज़ वगैरह दे देगी, तो हवाई चीज़ तेरे करीब नहीं आएगी। दूसरे दिन फ़खर और अमृत दोनों माई रुक्का वाली के घर चले गए और फ़खर ने सब हालात बताए तो वो बोली, होता है पुत्र, दुनिया में नामालूम क्या क्या है, सब कुछ तो हमारी नज़र में नहीं आता। तो बेशक गांव जा, हवाई चीज़ तेरा कुछ नहीं कर सकेगी। और एक तावीज़ उसको दे दिया, इसको पास रखना, जुदा ना करना। अमृत सिंह के साथ वो गांव रवाना हुआ। हवेली में सब उसका इंतज़ार कर रहे थे। मुंशी ने बताया कि सारे काम तो ठीक हैं, मगर सर पर मालिक ना हो तो जो खराबियां होती हैं वो हो रही हैं। आप आगे हैं तो सब ठीक हो जाएगा। इमामदीन पुराना खादिम था, वो भी फ़खर के पास आ गया। फ़खर ने पूछा, इमामू तू ठीक तो है? तू भी कुछ कमज़ोर सा लग रहा है। मेरी फ़िक्र ना करें सरकार, मुझे आपकी फ़िक्र है। इमामदीन बोला, मेरी क्या फ़िक्र है इमामू, ज़रा बता तो? फ़खर ने पूछा। इमामदीन उसके करीब आ गया और बोला, हवेली में कुछ गड़बड़ है, मेरी मानो तो आप हवेली में न रहना। इमामदीन बोला, मेरी समझ में बात पूरी तरह नहीं आई, पूरी बात बता। फ़खर ने कहा, कोई बदरू लगती है, उसका असर जिस पर होता है वो ख़त्म हो जाता है। और क्या बताऊं? वो बला मैं ही साथ लाया हूँ। इमामदीन बोला, तू क्यों लाया था? फ़खर ने हैरत से पूछा। और फिर इमामदीन ने पूरी कहानी बयान कर दी और उसके साथ जो गुजरी वो भी बता दिया। मैं तो इसलिए बचा हुआ हूँ कि मैं अब हवेली में बहुत कम आता हूँ और दिन दिन में चला जाता हूँ। मुझे पूरा शुबा है कि मेरे साथ जो सूदा माई आई थी वही सारी खराबी की जड़ है। उसने इस हवेली के बहुत से मर्दों को ख़राब किया है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। जो रात को हवेली में रहता है वो उसको फांस लेती है। तू पता कर माई सूदा कहाँ है। अगर वो अपने घर तुझे मिले तो उसे कुछ ना कहना, पहले मिलकर आना, और ना मिले तो पता करना कि कहाँ है। फ़खर ने कहा, मगर तुम दोनों हवेली में हरगिज़ ना सोना, कहीं और इंतज़ाम कर लेना। इमामदीन ने मशवरा दिया। दूसरे दिन सुबह ही सुबह इमामदीन माई सूदा के गांव
साइकिल पर चल पड़ा। 12 बजे वो माई के दरवाजे पर था, मगर दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। गांव वालों ने बताया कि माई नहर के चौकीदार के घर मिलेगी, मगर उसने दाई का काम करना छोड़ दिया है और चौकीदार से निकाह कर लिया है। इमामदीन फिर वापस पलटा और नहर के पास चौकीदार के दरवाजे पर आवाज़ लगाई। अंदर से किसी औरत ने पूछा, कौन है? इमामदीन ने बताया कि मैं इमामदीन हूँ, तुझसे कुछ बात करनी है, मगर मेरे घर वाले को आने दे, उसके सामने बात करना। अंदर से आवाज़ आई। इमामदीन बाहर ही बैठ गया। कोई आधे घंटे के बाद चौकीदार आ गया। इमामदीन को देखकर बोला, ओए इमामू, कैसे आया? भाई खैर तो है? खैर नहीं है। तूने माई सूदा से निकाह कर लिया है? आहो, कर लिया है। चौकीदार बोला, तूने चंगा किया, मगर तू ये बता, ये माई सूदा तुझे कहाँ और कब मिली? इमामदीन ने पूछा, ओए तू भूल गया जब तू अंधेरी रात में मेरे पास आया था और नहर के पार गया था? तूने नहीं बताया था कि तू क्यों उधर जा रहा है, पर जब वापस आया तो एक औरत तेरे नाल थी, याद है तुझे? चौकीदार बोला। इमामदीन ने जवाब दिया, मेरे नाल माई सूदा थी, मैं उसको जिम्मेदार के बुलाने पर हवेली लेकर जा रहा था। तूने फिर दरवाज़ा खुलवाया और नहर के पास इस तरफ आ गया और तुम दोनों वापस रवाना हुए, मगर सूदा तेरे साथ नहीं गई। वो बेहोशी में मुझे सवेरे एक झाड़ी में पड़ी मिल गई। उसको नहीं पता कि वो किस तरह वहाँ पड़ी थी। मैंने उसको उठाकर घर पहुँचा दिया और फिर मुझे वो भाग गई। वो भी अकेली थी और हम दोनों ने 2 बोल पढ़ा लिए और साथ साथ हैं। अब तू सुना, आगे क्या हुआ? आगे की गल ना पूछ, चंगी नहीं है। इमामदीन बोला, कुछ बता तो पता चले। चौकीदार बोला, मेरे नाल उस रात सूदा गई थी, पर तू कहता है सूदा तुझे झाड़ी में पड़ी मिली थी, तो जो मेरे साथ गई वो कौन थी? मैंने उसको हवेली में पहुंचा दिया। उसने जाते ही ये काम दिखाया कि जिम्मेदार की घर वाली को मार डाला, उसके बच्चे को मार डाला। इसके बाद उसने मुझ पर अपना जादू चलाया और फिर फारूक के साथ लग गई। उस करीब को उसने मौत के दरवाजे पर पहुंचाकर दम लिया। फारूक के बाद जिम्मेदार का उसने हशर नशर कर दिया और वो मर गया। अब फखर आया है, पता नहीं उसका क्या बनेगा, क्योंकि वो अब तक सूदा के रूप में हवेली के अंदर है। और तुझे सुनकर हैरत होगी कि वो शक्ल तो सूदा की रखती है और नाम भी उसका ही रखा है, मगर है बड़ी कड़ियल। मर्द उसको देखकर दीवाना सा हो जाता है। मैं उसके मुंह 2-4 दफ़ा ही लगा हूँ, मगर मैंने तौबा कर ली। बरसों का बीमार हो जाता है आदमी, बस दुआ करना अब उसके नेड़े कोई ना जाए। इमामदीन बोला, अरे तो क्या हवेली मर्दों से खाली हो गई है? सब कहाँ गए? चौकीदार ने पूछा। सबकी हालत मेरे सामने है, सब बेजार हैं, मगर उसके पंजे में हैं। बोले तो मारे जाएं और ना बोलें तो भी मारे जाएंगे। ये तो तूने बहुत बुरी सुनाई। चौकीदार बोला, अच्छा अब मैं चलता हूँ, फखर शेर को सब बताना जरूरी है। और फिर शाम को हवेली के बाहर अमृत और फखर को इमामदीन ने पूरे हालात बता दिए। उसके जाने के बाद अमृत ने कहा, ये कोई बहुत बुरी चुड़ैल लगती है, इसका इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारे लोगों को बर्बाद कर देगी। अभी तो बात हवेली तक है, जब हवेली में इसको खुराक नहीं मिलेगी तो वो बाहर आ जाएगी और इस सूरत में खतरा ज़्यादा हो जाएगा, जगह बदनाम होगी और लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे। तो फिर मैं क्या करूं? फखर बात काट कर बोला, अब यहाँ रुकना बेकार है, तू मेरे साथ दिल्ली चल, इसका इलाज वहाँ पर है। अमृत ने कहा, अबे मर्ज यहाँ है और इलाज दिल्ली में होगा, ये कैसे? फखर ने पूछा, वो ऐसे कि वहाँ पर एक बंदा ऐसा है कि वो इसका इलाज कर देगा। अमृत बोला, वही इलाज कर देगा? फखर ने पूछा, जरूरत पड़ी तो वो आएगा, और मजे की बात यह है कि वो इस किस्म के इलाज का कुछ नहीं लेता और आने जाने का खर्च भी खुद करते हैं। तुम उससे लेन देन की कोई बात हरगिज न करना। दिल्ली में उसका बहुत अच्छा मतलब है और दूर दूर से लोग उसके पास इलाज को आते हैं। मैं तो कहता हूँ फारूक को लाहौर से दिल्ली ले चलते हैं, उसको भी वो देख लेगा। अमृत बोला, बात तो तेरी दुरुस्त है, फिर चलने वाली बात कर। दोनों फौरन रवाना होकर लाहौर आ गए और दूसरे ही दिन वो दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली में अमृत सिंह का मकान था। रात को गाड़ी ने उनको दिल्ली छोड़ा था। रात गुजारकर सुबह के वक्त एक तांगे पर फारूक को लेकर वो हकीम वकार के मकतब में पहुंच गए। अपने नंबर पर वो हकीम वकार के सामने बैठे थे। हकीम वकार ने फारूक का मुआयना किया और कहा, इनकी ये हालत कब से है? फारूक ने कहा, हकीम साहब तफसील ज़रा लंबी है, आप सुनना पसंद करें तो बयान करूं? बड़ी खुशी से आप बयान करें। जब तक किसी केस की हिस्ट्री पता ना हो इलाज नहीं होता, मगर चंद मिनट आप इंतज़ार करें। मेरे साथी हकीम कामिल का होना ज़रूरी है, वो अभी आते हैं, उनके सामने पूरी तफसील पूरी सच्चाई के साथ बयान कर दें। चंद मिनट के बाद रोलुका सामने था। हकीम वकार ने कहा, ये मेरे साथी हकीम कामिल हैं, अब आप बयान करें और छोटी सी हकीकत भी ना छुपाएं, क्योंकि बाज़ दफ़ा बहुत छोटी बात भी बहुत बड़ा सुराग देती हैं। फखर शेर ने पूरी कहानी बयान कर दी, इमामदीन की रिपोर्ट भी बता दी। उसके खामोश होते ही रोलुका ने कहा, आप तो हवेली में रह सकते थे, क्योंकि आपको मैं बहुत वजनी देख रहा हूँ। वो जो भी है आपके नज़दीक नहीं आती, मगर सब लोग महफूज नहीं। खैर कोई बात नहीं, आपका मरीज तो यहाँ रहेगा, इसका इलाज हो जाएगा। आप दोनों को वापस वहीं पर जाना होगा।
क्योंकि जो कुछ होगा वो आपके सामने हो तो ज्यादा बेहतर है। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, मगर फिक्र न करें, पहुंच जाऊंगा, रोलका ने कहा। तो हम लोग जाएं? अमृत ने पूछा। हाँ, आप लोग बेफिक्र होकर वहां जाएं और हवेली में क्याम करें, मैं भी आ रहा हूँ। और फखर और अमृत फिर वापस लाहौर के लिए रवाना हो गए। अमृत और फखर शेर सीधे गांव आ गए और उन दोनों ने अपना क्याम भी हवेली में कर लिया। दोनों ने एक ही कमरे में रहने का प्रोग्राम बनाया। रात के खाने पर उनके साथ सूदा थी। दोनों ने पहली बार सूदा को देखा था। सूदा एक पुरकशिश और जवान औरत थी। चेहरा सुर्खी मल सफेद था और बदन निहायत शादाब नजर आता था। उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट नजर आती थी, मगर उसकी आंखें कुछ और ही कहानी बयान करती नजर आती थी। उसकी आंखों की खौफनाक चमक इस बात की गुमाजी कर रही थी कि वो जो नजर आती है वो नहीं है। होंठों की मुस्कुराहट उसके पुख्ता इरादे को जाहिर करती थी। वो इरादे की पक्की और डटकर मुकाबला करने की आदी लगती थी। वो कोई नादीदा कुव्वत है, ऐसा कुछ नजर नहीं आता था। तुसी लाहौर छड़ दियो, इधर जरूरत है, सूदा ने फखर शेर को कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है और मेरा इरादा भी यही है। गल ये है कि जिम्मेदारी बड़ी है। तुम्हारे बाप जिंदा नहीं रहे, फारूक बीमार है, अब तुम ही इस बड़े काम को देखो, सूदा ने कहा। अब मैं रहने ही आया हूँ, फखर शेर ने कहा। रात को फखर शेर और अमृत सिंह एक कमरे में ही सोने आ गए और दोनों अलग अलग पलंग पर लेट गए और दरवाज़ा बंद कर लिया। रात में फखर की आंख लग गई। अमृत पलंग पर बेखबर सो रहा था। वो भी दोबारा लेट गया, मगर आंख नहीं लगी। दरवाज़ा अंदर से बंद था, मगर उसने देखा कि अचानक दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और एक औरत अंदर आ गई। अंदर आने वाली औरत सूदा ही थी। वो अब भी मुस्कुरा रही थी। वो अमृत के पलंग के पास 1 मिनट को रुकी और फिर फखर के सरहाने आकर खड़ी हो गई और उसने अपना हाथ फखर के सर की तरफ बढ़ाया। मगर फखर के सर से जैसे ही हाथ लगा, वो चौंक कर दूर हट गई और गौर से फखर की तरफ देखने लगी। चंद मिनट के बाद वो फिर आगे बढ़ी, मगर इस दफा उसका रुख फखर के पैरों की तरफ था। फखर उसको देख रहा था। वो पैरों के पास बैठ गई और उसने फखर के पैर पर हाथ रख दिया था, मगर एक जोरदार झटका उसको लगा और वह दूर खड़ी हो गई और हैरत से फखर को देखने लगी, मगर उसके करीब ना आई। कुछ देर खड़ी रहने के बाद वो अमृत की तरफ चली और उसके करीब पहुंचकर उसने अपना हाथ अमृत के माथे पर रख दिया। अमृत बेहोशी की नींद सो रहा था। सूदा को कुछ ना हुआ और वह बड़े इत्मीनान से उसके बिस्तर पर बैठ गई और अमृत के बदन पर हाथ फेरने लगी। अमृत ने आंखें खोल दी और हैरत से सूदा को देखा तो हड़बड़ाकर वो बिस्तर पर बैठ गया और फिर वो सूदा को देखता ही रह गया। सूदा ने मुस्कुराकर उसको देखा और बोली, की देखना है, और वो बिस्तर पर लेट गई। अमृत उसके जिस्म की भूल भुलैया में गुम था। उसकी नजरें सूदा के जिस्म पर जमी हुई थी। वो किसी तरफ नहीं देख रहा था। उस पर मदहोशी की सी कैफियत आ रही थी। फखर ये सब देख रहा था, मगर बिस्तर से उठने की हिम्मत उसमें भी नहीं हुई। कमरे में सिर्फ एक लैंप चल रहा था। उसकी धीमी रोशनी में फखर को सब कुछ नजर आ रहा था। आखिर उसने हिम्मत की और वो बिस्तर से उठकर अमृत के पलंग की तरफ गया और उसने सूदा के पैर, जो कि साफ नजर आ रहे थे, पकड़ लिए। सूदा जोर से मचली और अमृत के नीचे से निकलकर सरहाने बैठ गई और बोली, ओ तू बंदा है कि आग, दूर हट, परे खड़ा हो, मेरे नाल ना। फखर को रोलुका का जुमला याद आ गया। अमृत भी उठकर बैठ गया और बोला, अपनी खैर कर, क्या कर रहा है? फखर बोला, मैं कुछ करूं, तुझे क्या, तू जा। अमृत नागवारी से बोला, तू जो करने लगा है तुझे पता है? फखर ने कहा, मैं जो कर रहा हूं ठीक है। अमृत बोला, तेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं लगता, फखर ने कहा। फखर के जवाब देने से पहले ही सूदा बोली, तेरे नसीब में नहीं हूं, फिर इसको क्यों तंग करता है, जा सो जा। मगर फखर वहीं खड़ा रहा और बोला, देख सूदा, अब ये काम नहीं होगा। मुझे पता है तूने इसके दिमाग को काबू किया हुआ है, मगर मैं तो होश में हूँ। तू अगर ना गई तो मैं तुझसे लिपट पड़ूंगा, दूर रह। वो जल्दी से बोली, तू बंदा तो लगता ही नहीं, तो फिर तू जा, मैं तुझसे कुछ नहीं कहता। तू बड़ा जालिम है, तेरा क्या जाता है, मैं तेरे नेड़े नहीं आऊंगी। वो बोली, अब ये खेल इस घर में नहीं होगा, तूने बहुत मनमानी कर ली। फखर ने कहा, तू मुझे नहीं जानता, मैं तेरी हवेली को खंडर कर दूंगी, तू मेरा क्या कर लेगा? वो बोली, तू अगर खुद चली जाए तो तेरे लिए अच्छा है, वरना तेरा हशर बहुत बुरा होगा। फखर बोला, अरे जा, तू क्या जाने, मैं कितने ज़माने से हवेली में आने का प्रोग्राम बनाई थी, अब आ गई हूँ तो ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, इसको भी कीकर के झुंड बनाकर छोड़ूंगी। वो बोली। फखर उसकी तरफ बढ़ा तो दरमियान में अमृत आ गया और बोला, इसको कुछ ना कहना फखर, मैंने कह दिया है, मैं जानता हूँ तुझ पर इसका असर है। फखर ने कहा, अरे कोई असर वसर नहीं है, जा तू सो जा। अमृत बोला, मगर वो खड़ा रहा और सूदा को मुखातिब करके बोला, तेरी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी, मैं खड़ा हूँ। फखर ने कहा, क्यों ऐसा जुल्म दोनों पर करता है, मैं तेरी बिनती करती हूँ। सूदा बोली और इस बहस व तकरार में रात गुजर गई, मगर सूदा की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। सुबह होते ही सूदा चली गई
और फखर बिस्तर पर आकर लेट गया और अमृत भी लेटकर सो गया। सारे दिन सूदा उनके करीब ना आई। शाम 4 बजे फखर उठ गया। किसी ने बताया कि एक बंदा दिल्ली से आया हुआ है। वो समझ गया कि ये जरूर हकीम कामिल होंगे। हकीम कामिल को देखकर वो बोला, अच्छा हुआ आप आ गए, एक रात ही मेरे लिए बहुत भारी हो गई। रोलका ने पूछा, क्या हुआ रात को? हम दोनों एक कमरे में लेटे थे। ये मैंने इसलिए कहा कि अमृत की मुझे फिक्र थी, मगर वो इतनी दीदा दलेर हो गई कि फिर भी आ गई। मेरे तो करीब ना आई, मगर अमृत को लिपट गई। मैंने उसको मौका नहीं दिया। मजे की बात ये कि अमृत भी उसका तरफदार बन गया और सुबह हो गई। फखर ने बताया, अमृत तो उसके असर में आ गया होगा, इसलिए वो उसकी तरफदारी कर रहा होगा। मैंने तुमको कहा था कि तुम बहुत भारी हो। बहरहाल अब फिक्र न कर, मैं उसका इंतजाम करूंगा, रोलका बोला। रोलका ने हवेली के चप्पे चप्पे पर अपने कड़े पहरेदार कर दिए। ये पहरेदार ऐसे थे जो किसी को नजर नहीं आते थे। रात के खाने पर सूदा नहीं आई। रोलका ने पूछा, वो आई नहीं? फखर शेर ने जवाब दिया, पता नहीं क्यों नहीं आई, कल तो थी, तुम उसको बुलाकर लाओ, रोलका ने कहा। फखर शेर उठकर सूदा के कमरे की तरफ चला और इसके बाद दरवाजे पर दस्तक दी, मगर जवाब नहीं आया। उसने जोर से दरवाजे को बजाया तो फिर अंदर से किसी ने पूछा, कौन है? मैं फखर शेर हूँ, दरवाज़ा खोलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, किसी से नहीं मिलती, तू जा। सूदा अंदर से बोली, तू दरवाज़ा खोल, तबीयत ठीक हो जाएगी। फखर ने कहा, अरे जा, मेरी जान छोड़, मैं तुझसे भी नहीं मिलती। सूदा बोला, अमृत को भेज दूँ फिर दरवाज़ा खोलेगी? फखर ने पूछा, हाँ उसको भेज दे, अंदर से कहा गया। अच्छा ठीक है। फखर वापस चला गया और पूरी बात रोलका को बता दी। अमृत ने कहा, मैं उसके पास क्यों जाऊं? तुम उसके पास जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, रोलका ने कहा। हाँ फिर ठीक है, अमृत ने कहा। अमृत उठकर सूदा के कमरे की तरफ बढ़ा। रोलका उसके साथ था। अमृत ने दरवाजे पर सूदा को आवाज दी तो दरवाजा खुल गया, मगर अमृत के अंदर जाने से पहले रोलका अंदर था। सूदा गुस्से से बोली, तू कौन है? मैं तो अमृत ने बुलाया सी। रोलका ने कहा, वो भी नाल है, अंदर आ जा अमृत। रोलका ने अमृत से कहा, तू क्यों आया है? बाहर जा। सूदा बोली, मेरा आना भी जरूरी था। रोलका बोला, चल चुप करके निकल जा, अपनी शक्ल में आ गई तो कपड़े खराब हो जाएंगे, 30 मार खान ना बन। सूदा बोली, और तू अपनी शक्ल में ना आई तो मैं तुझे ले आऊंगा। रोलका बोला, बहुत जोर है तुझ में, मैं तुझे बड़ी कमजोर सी औरत नजर आती हूँ, इसलिए कर रहा है। वो बोली, मुझे पता है तू जो नजर आ रही है वो नहीं है, 200-400 साल पुरानी चुड़ैल है। इंसानों का खून तेरे मुंह को लग गया है और तू इंसानों में आ गई है। रोलका बोला, हाँ आ गई हूँ, तू क्या करेगा? मेरी एक झपट का नहीं है, आ तो गई है मगर वापस नहीं जाएगी। रोलका बोला, अरे जा, बड़ा तुर्रम खान है तू, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ चली जाऊंगी। सूदा बोली, तो फिर तो बेवकूफ भी है, तेरे सारे रास्ते बंद हैं और तू जानती भी नहीं। रोलका बोला। सूदा ने चारों तरफ देखा और 1-2 मिनट को नजरों से ओझल भी हो गई, मगर फिर वहीं पर वापस आकर बोली, तूने फरेब किया है, मुझे कैद कर दिया, इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वो बोली, तू क्या कर रही थी अब तक? तूने जो कुछ किया है तुझे याद है? रोलका बोला, माफ कर दे मुझे, मैं जानती हूँ कि मैंने इंसानों के साथ अच्छा नहीं किया है। वो बोली, जो किया है उसकी सजा तो कुछ मिलेगी। रोलका ने कहा, मैं वादा करती हूँ अब कभी इंसानों में नहीं आऊंगी, मुझे जाने दे। सूदा बोली, तूने जो किया है उसकी सजा कौन भुगतेगा? रोलका बोला। सूदा रहम तलब निगाहों से रोलका को देखती रही मगर बोली कुछ नहीं। तेरी सजा ये है कि तुझे खत्म कर दिया जाए। दरवाजे पर एक जोरदार बिजली चमकी और उसकी आग सूदा की तरफ बढ़ी। सूदा एक भयानक चीख मारकर खिड़की की तरफ बढ़ी, मगर वहां पर भी आग का गोला मौजूद था। सूदा की रंगत बदलने लगी, वो कमरे में दौड़ती रही, उसके जिस्म के कपड़े जल गए, अंदर से काला स्याह जिस्म नजर आने लगा, फिर उस पर से खाल उतरने लगी और सूदा की भयानक चीखों पुकार गूंजने लगी। खाल के बाद उसकी हड्डियां नजर आने लगी, चेहरा गायब हो गया और एक ढांचा कमरे में डराने लगा, मगर आग ने उसको भी सूखी लकड़ी की तरह जलाकर आग का ढेर बना दिया। आग खत्म हो गई तो खिड़की के रास्ते एक जोरदार हवा का झोंका आया और सारी राख उड़कर कमरे से बाहर चली गई। अमृत ने पूरा खेल अपनी आंखों से देखा और हैरत के समुंदर में वो ताजन हो गया। रोलका ने कहा, तुमने जो देखा ये ख्वाब था, भूल जाओ इसको, और उसका हाथ पकड़कर फखर के पास ले आया और बोला, इस हवेली की बला खत्म हो गई, अब मुझे इजाजत दो।